हेलो गाइस, आज हम ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक इसका फ्लूइड यानी लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा इसका कॉर्पस्कल यानी कणिका का पार्ट होता है। ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो बेसिक नेचर है 7.2 से लेकर 7.5 तक जाता है। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द ब्लड। जनरली देखा जाए तो 90% इसमें वाटर होता है और 6 to 8% इसमें सल्यूट घुले हुए होते हैं। और जो सल्यूट इस प्लाज्मा के अंदर घुले रहते हैं वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, HCO3 एट्सेट्रा, ग्लूकोज, शुगर, प्लाज्मा प्रोटीन, एमाइन एसिड, हॉर्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, यूरिया एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट्स। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अलावा ब्लड के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। इनको ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब यह भी आवश्यक है कि ब्लड हमारे शरीर के भीतर जमे ना, इसके लिए एंटीकोगुलेंट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेपारिन या एंटीप्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनने से रोकता है। एंटीप्रोथ्रोम्बिन लीवर के अंदर बनता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वेयर द हेपारिन और एंटीप्रोथ्रोम्बिन इज प्रोड्यूस्ड। सो आंसर इज लीवर। अब हम ब्लड प्लाज्मा के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। सेकंड है ये इम्यूनिटी देता है और ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को, और ये स्लाइटली बेसिक होता है। अगला है ये ब्लड लॉस को रोकता है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन जो है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के काम आता है। एल्ब्यूमिन मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस। नाउ वी विल सी हाउ द ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी अकर्स। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम it converts into thromboplastin. Then again fibrinogen in presence of thrombin converts into fibrin and it makes fibrin polymer. This fibrin polymer acts on clot with the help of red blood cell, white blood cell and platelets. These all together makes the clot. ब्लड सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, दूसरा है डब्ल्यूबीसी इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और तीसरा है प्लेटिलेट्स इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एजिनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूक्लियोफिल्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट के अंदर टी और बी सेल्स हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। अब हम एक नज़र इन तीनों के डिफरेंस में भी डाल लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आरबीसी एरिथ्रोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट होता है। साइज इसमें सबसे बड़ा जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो डब्ल्यूबीसी का है, उसके बाद आरबीसी का है और फिर थ्रोम्बोसाइट्स हैं। शेप में यदि पूछ ले कि बाइकॉनकेव कौन सा होता है तो इसका आंसर है आरबीसी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन जन्म से पहले लीवर और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, और आफ्टर बर्थ ये बोन मैरो में बनना शुरू होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स में बनता है। फिर अगर देखें प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में तो ये वेरी लार्ज सेल्स ऑफ द बोन में बनता है। लाइफ स्पेन देख लेते हैं। आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज़ है, डब्ल्यूबीसी की फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की 8 से 10 दिन। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। आरबीसी की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
एक प्रोटीनेसस मॉलिक्यूल होता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं, और ये अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। ब्लड ग्रुप के लिए दो पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है RH फैक्टर, दूसरा होता है ABO ग्रुपिंग। चलिए पहले देखते हैं ABO ग्रुपिंग। इसमें क्या होता है, A होता है, B होता है, O होता है एंड AB ग्रुप होता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग करते समय यह देखा जाता है कि उसमें A या B एंटीजन है कि नहीं। अब जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ RH ग्रुपिंग, इसमें RH पॉजिटिव वाले लोग 80% ऑफ द पॉपुलेशन पाए जाते हैं। बचे हुए 20% लोग RH नेगेटिव होते हैं। अब हम एक नज़र एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस के चार्ट पर डालते हैं। उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ORH नेगेटिव होता है, और जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है वो ABRH पॉजिटिव होता है। ABRH पॉजिटिव पर UPSC ने पहले सवाल पूछा है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। सबसे पहला ब्लड ग्रुप है A। इसके अंदर A एंटीजन होगा और B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। दूसरा ब्लड ग्रुप है B। इसके अंदर एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी A होगा। तीसरा ब्लड ग्रुप है AB, जिसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे A एंड B, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। तीसरा ब्लड ग्रुप है O। इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा और एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी। याद करने का तरीका बहुत इजी है। ब्लड ग्रुप जैसा है वैसा एंटीजन है, और जो लास्ट में है O, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है और O वैसे भी ज़ीरो जैसा दिख रहा है। दूसरा है एंटीबॉडी, जिसमें A एंटीजन है उसमें आप B एंटीबॉडी लिखेंगे, जिसमें B है उसमें A, जिसमें AB है उसमें नन, क्योंकि AB दोनों के दोनों पहले यूज़ हो चुके हैं, और जिसमें नन है उसमें AB। अब हम एक चार्ट की मदद से समझेंगे कि कौन किसे ब्लड दे सकता है। पहला है A+। ये A+ और AB को ब्लड दे सकता है क्योंकि A+ के अंदर A एंटीजन होता है, और दूसरा A+ के पास भी A एंटीजन होता है, AB के पास भी A एंटीजन होता है, लेकिन इसका RH फैक्टर पॉजिटिव होने के कारण ये केवल पॉजिटिव को दे पाता है। तो हमारे पास बचता है A+ एंड AB+। अब हम कंपेयर करते हैं A+ के साथ A- को। A- में देखिए कि इसके अंदर RH एंटीजन की एब्सेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पॉजिटिव को तो देगा ही देगा, इसके साथ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को भी डोनेट कर सकता है, यानी A नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। दूसरा है O+। O किसी को भी दे सकता है, पर इसमें आप देखिए कि RH फैक्टर पॉजिटिव होने के कारण ये केवल पॉजिटिव में ही देगा, जहाँ पर O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव एंड AB नेगेटिव O पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले पाएंगे। इसी टाइप से देखते हैं कि B+ किसे ब्लड डोनेट कर सकता है। B+ को और AB+ को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि B के अंदर एंटीजन B है और AB के अंदर भी एक एंटीजन B प्रेजेंट है, लेकिन RH फैक्टर पॉजिटिव होने के कारण केवल B+ और AB को डोनेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि O नेगेटिव किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें आंसर होगा ऑल, क्योंकि O के अंदर एंटीजन नहीं होता, प्लस इसमें RH एंटीजन जो होता है वो एब्सेंट रहता है, तो ये सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है।